नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम की सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास सिलेबस और उसके क्वेश्चन बैंक होना अनिवार्य है, क्योंकि यही तो ऐसे रामबाण हैं जो आपकी नैया पार लगाएगी। सिलेबस के तहत आपको यह ज्ञान हो जाएगा कि बोर्ड हमसे किस प्रकार की जानकारी की अपेक्षा रखता है, क्योंकि ये लंबी जर्नी है। इसके 3 टर्म, एग्ज़ाम के 3 टर्म होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा और बच्चों से बेहतर होगा, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। पीटी तो इसका एक गेट पास है कि आप मेंस में एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मेन एग्ज़ाम तो मेंस का है, पीटी तो आपको गेट पास के रूप में आपको मिलेगा कि चलिए आप अब अगले फेज में आ गए हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, तो आपका सिलेक्शन होगा। हम ऑनलाइन की क्लास में अब जो शुरू करने जा रहे हैं वो संविधान शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर संविधान की अच्छी पुस्तक के बारे में बताएं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है संविधान को तो वो मैंने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है। लक्ष्मीकांत मेरे नज़र में, मैं रेफ़र करता हूँ बच्चों को, लक्ष्मीकांत पढ़िए। संविधान को समझने के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी की भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार की पुस्तक को पढ़िए, तब जा कर के आप संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि भारत का संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, आखिर विश्व का सबसे बड़ा संविधान कैसे बना, क्या हमें किस प्रकार का वातावरण में जीने का संविधान प्रोवाइड कराता है। आइए हम शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना से। संविधान की प्रस्तावना है क्या, कहते किसे हैं? क्योंकि एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपके संविधान की प्रस्तावना से सवाल निश्चित रहेगा। उसके शब्दों को क्रम में सजाने का रहेगा या फिर सब प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इससे सवाल रहेंगे, या फिर उस पर होने वाले वादों से सवाल होगा। तो सबका आज हम लोग यहीं डिस्कशन करेंगे। देखिए प्रस्तावना क्या है, उसको आप ध्यान से सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए। आपको इस तरह से प्रस्तावना के वर्ग शब्द को याद करना होगा और उसके एक एक शब्द को समझना होगा कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है, क्योंकि इस विश्व में अगर किसी देश ने सबसे पहले संविधान बनाया तो वो अमेरिका ने बनाया। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को ये इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे और फ्रांस के 5 उपनिवेश थे अमेरिका में, जिससे स्वतंत्रता मिल जाएगी आपको 4 जुलाई 1776 को। और 1789 में 1789 में अमेरिका इस देश में, अपने देश में संविधान लागू कर देगा और उसी की सोच से ओतप्रोत होकर के विश्व के अधिकांश देशों में संविधान लागू की जाएगी। आप देखेंगे कि हम भारत के लोग जो शब्द है वो अमेरिका के ही कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। जिस तरह अमेरिका में हम अमेरिका के लोग हैं, उसी तरह हम भारत के लोग हैं। तो चलिए प्रस्तावना को शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा अपनी संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। इस तरह से प्रस्तावना आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में जब इसके शब्द को मिलाने के लिए आपसे कहा जाए तो आप वहाँ पे आपके अंटीने न खुल जाए कि भाई कैसा सब एग्जाम में सवाल आ गया जो मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए बहुत बड़े प्रख्यात न्यायविद रह चुके हैं नाना पालकीवाल, जो केशवानंद भारती बनाम का जब मामला आया था 1973 में, उसके वो वकील थे नाना पालकीवाल। केशवानंद भारती के तरफ से
वकील थे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को एक परिचय पत्र कहा है। क्यों परिचय पत्र कहा है? क्योंकि सारे संविधान का सार प्रस्तावना में निहित है। आप देखेंगे कि प्रस्तावना इस बात की घोषणा करता है कि भारत कैसा देश होगा, तो भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य देश है। यहाँ के अधिकार के स्रोत किसके अंदर है? तो यहाँ के अधिकार जनता में निहित है, क्योंकि इसका पहला लाइन ही कहता है हम भारत के लोग भारत को। ये हम शब्द का मतलब क्या कि भारत के जितने भी लोग हैं वो सब। आइए समय न बर्बाद करते हुए इसके शब्दों को समझते हैं। इसमें संप्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो संप्रभु शब्द का अर्थ होता है कि हम किसी भी बाहरी, मतलब हमारा देश किसी भी बाहरी शक्ति से नियंत्रित नहीं होगा, न संचालित होगा। हम अपने आंतरिक मामला में, बाहरी मामला में हम अपना डिसीजन लेने के लिए स्वेच्छाचारी हैं। हमें किसी का डोमिनियन स्टेट बन करके जीना नहीं है। हम स्वेच्छाचारी हैं कि हम अपने आंतरिक मामला में, बाहरी मामला में खुद निर्णय ले सकते हैं। यह देश अपने आंतरिक मामला में, बाहरी मामला में इसका खुद का अपना निर्णय है, किसी के दबाव में नहीं आना है। उसके बाद आप देखेंगे समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो समाजवादी शब्द का अर्थ है कि यहाँ उत्पादन और वितरण का स्वामित्व इस तरह से किया जाए कि गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है उसको ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद समाजवादी शब्द को 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। उसके बाद पंथनिरपेक्ष शब्द है। पंथनिरपेक्ष शब्द को भी 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। पंथनिरपेक्ष का अर्थ समझिए, हमारा देश प्राचीन काल में हिंदू सनातन धर्म वैदिक काल में थे, और अब जब धीरे धीरे जब समय बढ़ता गया तो हमारे देश में हिंदू धर्म का भी विभाजन हुआ, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में। फिर बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ हीनयान महायान में, जैन धर्म का विभाजन हुआ श्वेतांबर दिगंबर में। 712 ईस्वी में यहाँ प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण होते हैं, चूँकि 711 से ही यहाँ पे मुस्लिम का आक्रमण हो रहा है अब्दुल्ला बुंदेला के नेतृत्व में। तो इस तरह से मुस्लिमों का आगमन हो गया 712 में। 1206 में मुस्लिमों का पहला वंश गुलाम वंश की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद देखेंगे कि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक कर रहे हैं। उसके बाद ईसाई मिशनरियों को धर्म का प्रचार करने का भारत में आज़ादी मिल जाएगा। तो इस तरह से भारत में धर्म और पंथों का इतना बड़ा, मतलब कि बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी, इसको देखते हुए कि भारत में पंथों की संख्या ज़्यादा है, धर्मों की संख्या ज़्यादा है, तो संविधान की प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आखिर अगर जिस समय संविधान बन रहे थे उस समय ही इसको क्यों नहीं जोड़ा गया, जो बाद में 1976 में जोड़ा गया। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता थी। मौलिक अधिकार भाग 3 में तो धर्मनिरपेक्षता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 25 है, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 26 है, स्थापना कर सकते हैं। 27, 28 है। तो इस देश के प्रस्तावना में इस बात को अंगीकृत करने के लिए इसको जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता को, कि व्यक्ति के लिए धर्म होगा, इस देश का अपना धर्म नहीं होगा, इस राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। इस चीज़ को बैठा लेंगे दिमाग में कि कोई भी व्यक्ति के लिए धर्म है, लेकिन इस देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है। इसलिए इसे 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में पंथनिरपेक्षता को जोड़ा गया। उसके बाद देखते हैं लोकतांत्रिक शब्द है। तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ यह है कि लोकतांत्रिक शब्द में संविधान की स्थापना एक सरकार के द्वारा होती है जिसे चुना जाता है। और इसे चुनता कौन है? तो यहाँ के वयस्क मताधिकार के द्वारा सरकार का गठन होता है। यहाँ की जनता अपने मतों का प्रयोग करके सरकार को चुनती है और वही सरकार संविधान की स्थापना करता है, देश को चलाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में करके आप देखेंगे कि वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? तो गणराज्य शब्द का यह अर्थ होता है कि राष्ट्र का अध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाए, वंशानुगत न हो, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, जो सार्वभौम है,
जो सत्ता के केंद्र में है वो चुना जाए। हमारे भी देश के राष्ट्रपति को परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992 में करके दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी उनके निर्वाचित मंडली में जोड़ा गया। तो गणराज्य शब्द कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे, जो राष्ट्र के हेड होंगे, वो चुना करके आएंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। देखिए, फिर इसमें आप देखेंगे आगे चल कर के न्याय की बात की गई है, राजनीतिक की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे समता की बात की गई है। समता का क्या अर्थ है? तो हमारा समता होगा, हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर हम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, संपत्ति के आधार पर हमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस देश में समानता को स्थापित किया गया है। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें किसी के यहाँ बंधुआ मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता हनन होता है तो हम सरकार का न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो इस तरह से प्रस्तावना को अंगीकृत अधिनियमित कर किया गया 26 नवंबर 1949 को। देखिए, कुछ संविधान के पीछे के डेट को, जब संविधान की प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष होते हैं। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं और वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दी जाती है सर्वसम्मति से। इसके बाद संविधान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को किया गया। इस डेट को 26 नवंबर को 2015 से व्यवहारिक रूप से अब संविधान दिवस मनाया जाता है। 2015 से हम इस डेट को 26 नवंबर को आप देखेंगे कि हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर 284 लोगों का हस्ताक्षर होता है और ठीक इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू कर दी जाती है और यह देश एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। एक गणतंत्र के रूप में यह देश स्थापित। आखिर हमने 26 जनवरी 1950 का ही डेट क्यों लिया? 26 नवंबर को भी तो अपना सकते थे। कुछ उपबंधों को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, बाकी के संविधान के उपबंधों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो मैं आपको इतिहास के पीछे ले चलना चाहता हूं और आपको ये तथ्य को समझाना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि दिसंबर 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उस दिन यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को 1930 को हम सरकार अगर हमें पूर्ण स्वराज नहीं देती है तो हम उस दिन से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में रावी नदी के तट पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उस दिन से लगातार 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। इसीलिए 26 जनवरी को हमने संविधान को लागू किया। आगे चलते हैं, देखते हैं संविधान पर होने वाले वाद को। संविधान पर वाद हुए। देखिए, बेरूबारी वाद में जो हुआ था 1960 में, इसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया। ये मामला चला गया वो केरल राज्य वाला जो केशवानंद भारती बनाम का 1973 में उठा था, तो ये मामला गया केशवानंद भारती बनाम में। तब केशवानंद भारती बनाम में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और संसद की शक्ति को सीमित करते हुए यह कहा गया कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन संसद नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम आज तक के इतिहास में 13 जजों की जजमेंट बनी थी। उसमें इतना बड़ा जजमेंट, इतने बड़े जजों की जजमेंट आप देखेंगे कि अभी तक किसी भी वाद में नहीं बना है। उस समय जस्टिस सिकरी होते हैं और 13 जजों में से 7-6 के अंतर से ये जजमेंट केशवानंद भारती के खिलाफ सुना दिया जाता है। केशवानंद भारती ये केस हार जाते हैं
और इसमें आप देखेंगे 68 दिनों की लंबी प्रक्रिया चलती है। 68 दिनों तक इस पर वाद चलते हैं और वाद होने 68 दिनों के बाद इसका जजमेंट आता है 24 अप्रैल 1973 को। 24 अप्रैल 1973 को जब इसका जजमेंट आता है तो केशवानंद भारती ये केस हार जाते हैं और उस दिन मूल ढांचे की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की शक्ति को बांधते हुए संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने की कोशिश किया है। उसके बाद देखेंगे कि फिर LIC का मामला आएगा 1995 में। तो LIC मामले में भी संविधान ने प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है अंतिम रूप से। अब प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो प्रस्तावना में संशोधन एक बार हो चुका है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द को जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। अब अगली वीडियो में ये आप देखेंगे कि प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे मैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवीण कुमार फिर मिलूँगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।